बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 22nd लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का। और इसमें हम देखेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और कैसे हम कहते हैं कि जो स्पेस टाइम है ये 4 डायमेंशनल जो है वो ज्योमेट्री पोजेस करती है। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। So our topic of discussion will be four dimensional space time। जैसा कि हम प्रीवियसली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे बहस कर चुके, उसमें हमने देखा था कि कोई से दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं अगर, और वो आपस में जो है वो रिलेटिव मोशन में इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्या करते थे हम, उनके कोऑर्डिनेट्स को आपस में इंटरलिंक करते थे और कहते थे कि जो एक फ्रेम का एक्स होगा वो दूसरी फ्रेम के एक्स डैश से कुछ इस तरह से जो है वो लिंक करेगा। और यहाँ पे गैमा जो है वो लॉरेंस वेक्टर था, v जो है वो स्पीड थी जिससे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फार अवे मूव कर रहा होता था किसी एक डायरेक्शन में। और जो t डैश है ये टाइम था दूसरे फ्रेम का, और x डैश जो है ये दूसरे फ्रेम का जो है वो x कोऑर्डिनेट था जो कि यूनिफॉर्म मोशन में होता था। और कहते थे कि y जो है वो y डैश के बराबर होगा क्योंकि ये लीनियर मोशन होती थी x एक्सिस के अलांग, और z जो है वो z डैश के बराबर होगा। और टाइम जो है इसमें फिर हम t डैश को तो इंगेज करते ही थे। यहाँ पे ये गैमा एज इट इज, जैसे हम यहाँ पहली एक्सप्रेशन में देख चुके, गैमा आएगा यहाँ पे इंटू टी डैश प्लस बी एक्स डैश ओवर सी से किया। अब हम यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब x को x डैश से लिंक किया जा रहा है तो t डैश इन्वॉल्व है यहाँ पे। जब x को x डैश से लिंक किया जा रहा है तो t डैश इन्वॉल्व है, और जब t को t डैश से लिंक किया जा रहा है तो x डैश इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये चीज हमें कोई एक नई चीज पे जो है वो लीड कर रही है कि हम कोई और इसमें सपोजिशन ले आए और इसको कह दें कि ये एक कोऑर्डिनेट दूसरा और ये तीसरा ये स्पेस कोऑर्डिनेट है, और ये जो टाइम कोऑर्डिनेट है क्योंकि इसमें x डैश इन्वॉल्व है, यहाँ भी यहाँ t डैश इन्वॉल्व है, तो कोई ऐसी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हम कह दें कि ये भी हमारा जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट बन गया है और इसको फोर्थ डायमेंशनल स्पेस का नाम दे दें। फिर हम तीन ये हो गए और चौथा ये जो टाइम कोऑर्डिनेट है। तो किस तरह से हम इसको, अगर इसको x1 करें, इसको x2, इसको x3, तो कैसे हम इसको x4 कंसीडर करके फोर डायमेंशनल स्पेस जो है वो क्लेम करेंगे, इस पे हम बहस करेंगे। द लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सेस ऑफ स्पेस एंड टाइम। कैसे, ये हम देख रहे हैं, ये x जो है ये स्पेस कोऑर्डिनेट है और t डैश जो है वो टाइम कोऑर्डिनेट है। ये इसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये मिक्स हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये t कोऑर्डिनेट है, टाइम कोऑर्डिनेट है, और यहाँ x डैश है तो ये स्पेस कोऑर्डिनेट हुआ, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो ये मिक्सेस ऑफ स्पेस एंड टाइम इन द सेंस दैट ईच ऑफ द इक्वेशन फॉर x डैश एंड t डैश इन्वॉल्व्स बोथ x एंड t। तो अगर t डैश की इक्वेशन लें तो उसमें x और t मिलेगा, x डैश की लें तो उसमें x और t मिलेगा। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, द रशियन जर्मन मैथमेटिशियन हर्मन मिन्कोस्की, ये उसका पीरियड है जिसमें जो है उसने वर्क किया, बल्कि उसने जिंदगी गुजारी है, जो सजेस्टेड दैट this mixing of space and time implies that time should be combined with the three spatial coordinates। कौन कौन से स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y और z, इनके साथ टाइम को भी मिक्स कर दें। किस वजह से हम ये इंस्पिरेशन ले रहे हैं, हम कह रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ वो मिक्स हो रहा है जब हम लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। तो on which the Lorentz transformation acts as a kind of rotation. Before we examine this suggestion, let us review a couple of facts about the ordinary rotation of our everyday three-dimensional space. अब ये हम कहते हैं कि ये जो तीन स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, टाइम कोऑर्डिनेट भी इनके साथ जो है वो इंगेज है,
इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में, स्पेस कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम कहते हैं कि इसको भी मैथमेटिकली ट्रीट करके हम इसको भी स्पेस कोऑर्डिनेट में ले आए और हम कहेंगे ये चार जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे फिर वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे और हम कहेंगे स्पेस टाइम ज्योमेट्री जो है वो 4 डायमेंशनल। तो इसके लिए फिर हम कोई एक रोटेशनल केस लेते हैं। कैसे वो होगा, हम कहते हैं रोटेशन ऑफ ऑर्डिनरी 3 डायमेंशनल स्पेस। हम जानते हैं कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जी एक्सिस होता है, और वो अगर रोटेट करे तो फिर कैसे ये पैटर्न जो है वो सेट करते हैं हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस के। इन डिस्कसिंग द वेक्टर्स ऑफ ordinary 3 dimensional space, it will be convenient to change our notation a bit for any choice of orthogonal axis, x axis, y axis and z axis जो है इनको हम orthogonal axis मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके तीन जो है E1, E2 और E3 जो है वो यूनिट वेक्टर्स, जैसे I, J, K लेते हैं, इसी तरह E1 जो है x एक्सिस का ले लें, E2 जो है वो y एक्सिस का और E3 जो है वो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर। The components of a general vector Q, जैसे R वेक्टर ले लेते हैं हम x, y, z में, कह दें कि Q वेक्टर जो है कोई एक जनरल वेक्टर है और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे Q1, Q2 और Q3, जैसे x, y, z लेते हैं R के, इसी तरह Q1, Q2, Q3 मान लें इसके कंपोनेंट्स हैं। और वो कैसे हम फाइंड करते हैं, R को एक्सप्रेस करते हैं हमेशा कैसे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के, ऐसे लिखते हैं। तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि Q1, Q2 और Q3 इसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो Q1 जो है उसके साथ यूनिट वेक्टर पहले एक्सिस का लगा देंगे, Q2 के साथ दूसरे एक्सिस का यूनिट वेक्टर और Q3 के साथ तीसरे एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो हम एक्सप्रेस कर देंगे। और इस तरह से ये समेशन जो होगी ये है टेल रूल के मुताबिक, तीन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जब ऐड होते हैं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं। और ये Q जो है इनका रिजल्टेंट वेक्टर, Q वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, Q1 will be the magnitude of the component lying along E1 unit vector, Q2 is the magnitude of the component of this vector lying along E2 unit vector. Similarly, Q3 will be the component of the of this vector lying along E3 unit vector. ओके अब ये जो मैथमेटिकल समेशन हम देख रहे हैं इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जनरलाइज केस हम बना देते हैं, इसका कहते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 to 3 QI EI। देख रहे हैं जहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, सबस्क्रिप्ट्स में। तो क्योंकि सबस्क्रिप्ट्स एक जैसे हैं तो हम इसके ही सबस्क्रिप्ट्स दोनों के क्या कर देते हैं, सेम रख देते हैं, I और यहाँ भी I सबस्क्रिप्ट। अब अगर हमें R वेक्टर पता हो और X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और C कंपोनेंट तीनों पता हो और हमें जो है एक कंपोनेंट चाहिए हो, तो फिर क्या करते हैं, X कंपोनेंट फर्ज करें हमें चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। किसका, उस वेक्टर का। जैसे ये हमारे पास R वेक्टर है, इसको समझे ये R वेक्टर है, हमें X कंपोनेंट चाहिए, आप समझे यहाँ पे X I है और यहाँ Y J है, यहाँ Z K है, तो हमें सिर्फ X चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, हम I यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, वही कंपोनेंट सरवाइव करेगा जो उस यूनिट वेक्टर के अलांग होगा, बाकी दोनों यूनिट वेक्टर्स जो है वो 90 के एंगल पे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कोसाइन 90 0 हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट्स वैनिश हो जाएंगे, सिर्फ ये कंपोनेंट बच जाएगा। तो उस बेस पे हम कहते हैं QI, मतलब ये है कि Q1 रख दें, Q2 रख दें, Q3 रख दें, तो आपको जो यहाँ पे I रख रहे हैं वही यहाँ पे E के साथ यूनिट वेक्टर के साथ वही सबस्क्रिप्ट लगाना होगा और उसको जनरल जो वेक्टर है आपका Q वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपको वो कंपोनेंट मिल जाएगा इस Q जनरल वेक्टर का। सो आप कह दें QI is the component of this Q vector which can be achieved by taking a dot product of EI with this जनरल वेक्टर Q। ये मैं बता चुका, ये कैसे हम कह रहे हैं। अगर हमें Q2 चाहिए, यहाँ से Q2 चाहिए
इस सारी समेशन से सिर्फ हमें Q2 की वैल्यू चाहिए, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें E2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होगा इस इक्वेशन का। E2 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इधर E2 डॉट Q हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा Q2, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम कहते हैं QI इज इक्वल टू EI डॉट Q। तो टू कंफर्म विद दिस नोटेशन, नाउ रीनेम द पोजीशन वेक्टर। अब ये हम एक जो है वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कहते हैं कि जो R हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स X, Y एंड Z, वो अब हम कर रहे हैं X को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ X1, X2 एंड X3। ये R की जगह ये X ले रहा है, इस X की जगह X1 आ रहा है, इस Y की जगह ये X2 आ रहा है, इस Z की जगह ये X3 आ रहा है। सो अब ये आपने रीनेम कर दिया है ये सारी नोटेशंस जो है। अब क्या करना है हमने, नाउ कंसीडर अ रोटेशन व्हिच कैरीज द एक्सिस डिफाइंड बाय E1, E2, E3। अब वो जो हमारा सेट था 3 एक्सिस का, जिसमें हमने कहा था कि E1, E2 और E3 जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं X एक्सिस के अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग और Z एक्सिस के अलोंग रेस्पेक्टिवली। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको अब हम रोटेट कर रहे हैं, और वो जो रोटेट करेंगे थ्रू सम एंगल, उस सारे एक्सिस सिस्टम को, उसमें एक्स एक्सिस भी रोटेट कर जाएगा, Z एक्सिस भी रोटेट कर जाएगा, और अगर Y एक्सिस हमारा वो एक्सिस है जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है तो वो फिक्स रहेगा। एक एक्सिस, 3 में से एक एक्सिस फिक्स रहेगा, वो कौन सा एक्सिस होगा जिसके अराउंड रोटेशन होगी। ठीक है, तो 3 एक्सिस में से एक एक्सिस हम कह देते हैं वो E2 जो है वो फिक्स है। जिस एक्सिस के अलांग ये यूनिट वेक्टर E2 है वो एक्सिस फिक्स है, और कह देते हैं हम इस पूरे सेट ऑफ एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। अब जो नया सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बनेगा रोटेशन के बाद, वो E1 डैश है, E2 डैश है और E3 डैश है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं नए सेट ऑफ एक्सिस में, तो QI डैश जो है ये कंपोनेंट होगा इसी वेक्टर का, Q वेक्टर का कंपोनेंट होगा नए सेट ऑफ एक्सिस जो हमारे पास आए हैं उनमें। और ये किस तरह से हम इसको इस पैटर्न में एक्सप्रेस करेंगे ये हम देखते हैं। तो उस केस में QI डॉट जो होगा, QI डैश बिल्कुल इसी पैटर्न पे लिखेंगे जैसे हम ये लिख रहे हैं, QI इज इक्वल टू EI डॉट Q। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो QI डैश को हम कैसे लिखेंगे, EI डैश डॉट Q, EI डैश डॉट Q। तो हम कहेंगे कि QI डैश विल बिकम इक्वल टू EI डैश डॉट Q, और EI डैश एज इट इज लिखेंगे, और Q जो है वो हम प्रीवियसली ये एक्सप्रेस कर चुके हैं। Q जो है इसके बराबर है I इक्वल टू 1 2 3 QI EI। अब ये कह देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, J इज इक्वल टू 1 2 3 QJ EJ, तो वो यहाँ पे लगा देते हैं। क्या कहते हैं, समेशन J इज इक्वल टू 1 2 3 QJ EJ, और इसको हम रीअरेंज करते हैं तो कैसे ये नई शेप लेगा, समेशन J इज इक्वल टू 1 2 3 E I ये वाला आ जाएगा, और डॉट EJ यहाँ से लिया हमने, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर्स का, और QJ जो है वो स्केलर क्वांटिटी एज इट इज हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। इसको कहते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब QI डैश को हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ दीज टू वेक्टर यूनिट वेक्टर्स, कौन कौन से, EI डैश और EJ। This equation expresses each of the coordinates QI dash in the new coordinate system as a sum over the coordinates QJ in the old system। अब ये EJ कहाँ से लाए हम, ओल्ड सिस्टम से लाए, EI डैश नए सिस्टम का यूनिट वेक्टर है, और QJ जो है ये भी ओल्ड सिस्टम से हम ले आ रहे हैं। QI डैश जो है ये न्यू सिस्टम में है, क्योंकि रोटेशन के बाद जो सेट बना है एक्सिस का उसमें हमने डैशेस को जो है वो यूज किया है, डैश E1 डैश EI डैश लगा दिया, QI डैश लगा दिया। तो ये QJ जो है दिस रेफर्स टू द सिस्टम प्रायर टू द रोटेशनल मोशन। अब क्या कहते हैं, that is it does per rotation what the Lorentz transformation does when we pass between frames in relative motion. The coefficients in this sum are
द स्केलर प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, अल्टीमेटली ये स्केलर क्वांटिटी होगी ऑफ द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द न्यू एंड ओल्ड सिस्टम। अब ये यहाँ पे आप देखें क्यू आई डैश जो है वो डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर्स का, और क्यू जे आ रहा है। हम कहते हैं ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये स्केलर क्वांटिटी है और यही कोफिशिएंट होगा इस टर्म का। तो यहाँ पे कह रहे हैं द कोफिशिएंट इन दिस सम आर द स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द न्यू एंड ओल्ड सिस्टम्स। ये न्यू सिस्टम का यूनिट वेक्टर है और ये ओल्ड सिस्टम का यूनिट वेक्टर है। अब ये जो हम इक्वेशन 1 ले आ चुके ना, इसको अब हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन को हम डिस्क्राइब कर चुके इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब यही चीज, ये इक्वेशन जो है इसको हम कंपैक्ट फॉर्म या शॉर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में ले आ रहे हैं। वी कैन एक्सप्रेस मोर कंपैक्टली इफ वी अडॉप्ट द मैट्रिक्स रोटेशन। अगर हम मैट्रिसेस को फॉलो करें तो हम ये इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है इसको कंपैक्ट वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं और कहते हैं लेट आर बीइंग अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो कंपोनेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के कौन कौन से होते हैं, R11, R12, R13, R21, R22, R23, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में और कहते हैं कि Rij जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है इन दो यूनिट वेक्टर्स का। ये कहाँ से है, ये न्यू सेट ऑफ एक्सिस से है यूनिट वेक्टर, और ये जो रोटेशन के बाद हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस आई, और ये जो है Ej ये ओल्ड सिस्टम से या ओल्ड सेट ऑफ एक्सिस से हमने ये यूनिट वेक्टर लिया हुआ है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब Rij जो है यहाँ से हमें मिल रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स अप टू different sets of axes. One is the set of axis after rotation. This is the set of from the set of axis prior to the rotation. अब हम कह देते हैं कि ये जो Q है, Q यहाँ पे ये जो Q आ रहा है Qj, हम कह देते हैं Q अगर Q1, Q2 और Q3 की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसको कहते हैं कि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है इसका, ये इस मैट्रिक्स का। और यहाँ पे Q डैश जो है उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। तो ये इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनको हम सिंगल कॉलम नोटेशन में जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं यूजिंग द मैट्रिसेस। अब Q डैश को हम लिख सकते हैं RQ। अब ये R क्या है, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, और इसमें हम Q डैश को एक्सप्रेस करेंगे RQ। और ये जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन बिल्कुल इस इक्वेशन 1 के जो है एनालोगस है, और जो ये इतनी कम्प्लेक्स फॉर्म में हम इक्वेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इतनी सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ रही है। और हम कहते हैं इसमें हम जो Q डैश वेक्टर है उसको हम लिंक कर रहे हैं Q वेक्टर के साथ। याद रखना है ये जो वेक्टर है ये रोटेशन के बाद के जो एक्सिस हमारे पास जो सेट ऑफ एक्सिस आया है उस स्पेस से बिलोंग कर रहा है, और ये जो वेक्टर है ये बिलोंग कर रहा है प्रायर टू द रोटेशन सेट ऑफ एक्सिस जो था हमारे पास, उससे ये बिलोंग कर रहा है। और R क्या है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है और ये 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो द इफेक्ट ऑफ rotating our axis is to multiply the column Q of coordinate Qi by a certain 3x3 rotation matrix। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है उसको हम कह रहे हैं कि ये रोटेशन मैट्रिक्स है, और इसको Q से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो रोटेशनल इफेक्ट है वो Q डैश इस तरह से हम जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास 3 सेट्स ऑफ एक्सिस हैं, एक को x1 कह दें, एक को x2 कह दें और एक को x3 कह दें। आप एज्यूम करें कि जो x1 है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल है, x2 जो है वो पेनिट्रेटिंग टू द स्क्रीन है, ठीक है, और x3 जो है वो परपेंडिकुलर टू द कीबोर्ड है। ये हमारे पास जो लैपटॉप है, फर्ज कर लेते हैं जो x1 है दैट इज horizontal
x2 is penetrating into the screen of the laptop, और जो x3 है that is perpendicular on the keyboard. अब ये अगर इस तरह से हमारे पास सेट है, तीन एक्सिस हैं, तो फिर ये रोटेट अगर हम इसको करवा रहे हैं, कैसे रोटेट करवा रहे हैं? हम इसको रोटेट करवा रहे हैं x2 के अराउंड, ये देखना है हमने, x2 के अराउंड रोटेट करवाएंगे और फिर देखेंगे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस रोटेशन का. कंसीडर अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस विद द x1 x2 प्लेन चूजन हॉरिजॉन्टल. अब जब हमारे पास x1 हॉरिजॉन्टल पे है, x2 पेनिट्रेटिंग द स्क्रीन है, तो वो जो प्लेन बनेगा वो ऐसे बनेगा जैसे हमारा कीबोर्ड है. कीबोर्ड एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है. x1 x2 प्लेन उसको कह देंगे. प्लेन चूजन हॉरिजॉन्टल ऑन द x3 and the x3 axis vertically upward, और x3 जो है वो vertically upward है. Suppose we rotate these axes about the x2 axis. अब x1 और x3 axis जो है ना, उनको हम रोटेट करवाने जा रहे हैं किसके अराउंड? इन x2 के अराउंड रोटेट. मीन्स आप समझ लें कि जो पेनिट्रेट कर रहा है ना एक्सिस हमारा लैपटॉप की स्क्रीन को, उसको फिक्स रखना है. जो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, x1 है, उसको भी रोटेट करवाना है इसके अराउंड, और जो x3 है जो कि वर्टिकल एक्सिस है हमारा, उसको भी x2 के अराउंड रोटेट करवाना है. तो फिर क्या होगा? अबाउट द x2 एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा टू गिव अ न्यू सेट ऑफ एक्सिस. और ये कैसे होगा? ये हमारे पास फिगर है, ये x1 है, ठीक है, ये x3, ये वर्टिकल हमारा एक्सिस है, ठीक है, और x2 जो है यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि that is exactly penetrating the screen of the laptop. ये away from this point है, और ये away from समझेंगे penetrating the screen of the laptop है. अब जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये नई पोजीशन ले लेगा ये वाली, और जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये नई पोजीशन ले लेगा ये वाली. अब इसको कहते हैं ये x1 जो रोटेशन के बाद नई पोजीशन ली है इसने, उसको x1 डैश कह देते हैं, और जो x3 ने नई पोजीशन ली है वो x3 डैश हो गई है, ठीक है. इसका पहले यूनिट वेक्टर e1 था, अब ये यूनिट वेक्टर रोटेशन के बाद e1 डैश कहलाएगा, और ये रोटेशन थ्रू एंगल थीटा हुई है. और ये e3 था यूनिट वेक्टर, और अब ये e3 डैश यूनिट वेक्टर हो जाएगा आफ्टर रोटेशन. e2 जो है वो चेंज नहीं होगा. e2 क्योंकि वो फिक्स है, ये दोनों एक्सिस उस e2 के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो वो e2 डैश और e2 जो है यूनिट वेक्टर्स वो दोनों एक जैसे रहेंगे. तो अब द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स R, रोटेशन मैट्रिक्स जो है, इज इजीली रिटन डाउन यूजिंग 15.33, और 15.33 कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है ये, ठीक है. ये कंपोनेंट्स है किसके? मैट्रिक्स, जो रोटेशन मैट्रिक्स है उसके. तो यहाँ से हमें कंपोनेंट्स ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स मिल सकते हैं, और फिर क्या होगा कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय एग्जामिनिंग द डायग्राम व्हिच इज 15.7 वी हैव सीन जस्ट नाउ. और फिर क्या होगा? हम कहेंगे कि R जो है ना वो वेक्टर R, ठीक है, रोटेशन मैट्रिक्स, सॉरी रोटेशन मैट्रिक्स R जो है, दैट विल बिकम, जैसे x1 x2 x3 लिखते हैं, y1 y2 y3 लिखते हैं, z1 z2 z3 लिखते हैं, वैसे यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे कोसाइन ऑफ थीटा 0. इसका क्यों 0 लिख रहे हैं? क्योंकि जो x2 है वो फिक्स है, वो रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है, वो फिक्स है. अब जो रोटेशन में चेंज आ रही है वो इसका कंपोनेंट बनेगा कोसाइन ऑफ थीटा, यहाँ पे 0, और ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा, ठीक है. और इसमें जो रोटेशन में जो साइन और कॉस कंपोनेंट बन रहे हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं. और जो दूसरा है x2 के केस में कोई रोटेशन नहीं हो रही है, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ x1 के अलांग, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ x3 के अलांग, और ये वैसे का वैसा इसकी वैल्यू हम एक्सप्रेस कर देते हैं इक्वल टू 1. ये यूनिट वेक्टर जो है e2 इक्वल टू e2 डैश है, तो इसको कह देते हैं ये 1 है. अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से ये जो है साइन फंक्शन जो है, ये इसमें अगर नेगेटिव साइन आ जाए, नेगेटिव एक्सिस पे चला जाए, तो ये
नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है, cos फंक्शन जो है वो शो नहीं करता। ठीक है, तो जो यहाँ से इसकी रोटेशन हुई है तो एक्स एक्सिस पे ये मैंने साइन ऑफ थीटा और वाई पे या x2 जो है हमारा x1 के अलांग ये हो जाएगा, उसकी चेंज जो आई है x2 के अलांग इसमें कोई चेंज नहीं आई है, वो फिक्स है। और x3 के अलांग जो है वो कोसाइन ऑफ थीटा, ये साइन सेंसिटिव नहीं होता, इसमें साइन नेगेटिव भी हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। कोसाइन जो है साइन थीटा जो है वो मैंने इसमें चला जाएगा। तो ये आर जो है ये इस तरह से हम रोटेशन मैट्रिक्स जो है इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। और ये बिल्कुल आर आई जे जो है वो ई आई डॉट ई जे ई आई डैश डॉट ई जे से यहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यू। अब कहते हैं द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन आर ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्स डैश। जैसे क्यू डैश को लिखा था हमने आर क्यू, तो हम कह देते हैं कि एक्स डैश जो है वो आर एक्स के बराबर है। और इस तरह से एक्स वन डैश जो है वो बाई दिस रोटेशन मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा x1 प्लस साइन ऑफ थीटा x3, और इसका x2 कंपोनेंट जो है वो जीरो रहेगा क्योंकि उसमें रोटेशन मैट्रिक्स में ये जीरो लिया हुआ है। और यहाँ पे x2 डैश जो है वो x2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट जीरो हैं। और x3 डैश जो है वो मैंने साइन, यहाँ से मैंने साइन ऑफ थीटा और x1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा और यहाँ से x3 आ गया। अब ये इक्वेशन जो है ये 15.37 है और इसमें हम देख रहे हैं कि रोटेशन से पहले का जो सेट ऑफ एक्सिस है और रोटेशन के बाद के जो सेट ऑफ एक्सिस हैं उनको हमने इंटरलिंक कर दिया है बाय दीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब आते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पे। ये हम देख चुके हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में कि अगर कोई एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं और जो एस डैश फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, अगर एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं, एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश जी डैश हैं, तो इस तरह से हम उनको इंटर रिलेट करते हैं। जब ये v जो है ये कंसीडरेबल वेलोसिटी होती है, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और ये v जो है ये वो वेलोसिटी है जिससे एस डैश फ्रेम जो है फ्रेम एस से लीनियर मोशन में जो है वो मूव हो रहा है, दूर जा रहा है उससे। तो ये हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से एक्सप्रेस करके उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के उनको हम आपस में रिलेट करवाते हैं। तो हम कहते हैं ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, इनको देखने से हमें क्या हासिल होता है। A glance at the Lorentz transformation should convince you that it mixes x and t in somewhat the same way that the rotation in equation 15.37 mixes x1 and x3। ये देख सकते हैं हम। now this is our equation 15.37। इसमें हम देख रहे हैं कि x1 डैश जो है वो इसमें x1 और x3 कैसे इंटरलिंक किए जा रहे हैं, x3 डैश में जो है वो अगेन x1 और x3 कैसे लिंक किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमें इंस्पायर करती है कि a glance at the Lorentz transformation should convince you that it mixes x and t in somewhat the same way that the rotation equation, कौन सी इक्वेशन जो अभी हम देख चुके हैं, mixes x1 and x3। We can make this parallel surprisingly close by polishing our notations। और हम क्या करेंगे, we will rename our space coordinates x1, x2, x3, और जो टाइम कोऑर्डिनेट होगा उसको हम x4 कह देते हैं और कहते हैं कि that will be x4 और वो हो जाएगा ct का प्रोडक्ट। और ये याद रखना है ct का जो प्रोडक्ट होगा वो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि c का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, c का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और टाइम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और x4 के जो डायमेंशन होंगी वो लेंथ के रह जाएंगे। तो अब हम कहते हैं where the factor c guarantees that x4 has the same dimensions as x1, x2 and x3। ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस हैं।
ये स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से अगर x4 हम इक्वल टू सी टी ले लेते हैं और इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, और आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी हमें इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है, तो क्या होगा फिर? तो ये होगा कि v ओवर सी जहाँ जहाँ हमें नजर आएगा इस इक्वेशन में v है यहाँ पे हम देखते हैं, और ये गैमा जो है इसमें c कहीं पे हमें मिलेगा गैमा में, तो वो जो v ओवर सी होगा ना उसको हम कह देते हैं बीटा। v ओवर सी जो है वो बीटा के बराबर है, और वो जो ये कांस्टेंट है उसको जब हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं इस लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में, तो नई जो शेप बन जाएगी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की वो हो जाएगी x1 डैश। ये एक स्पेशल कोऑर्डिनेट, इसमें गैमा x1 माइनस गैमा बीटा x4, गैमा अंडरस्टूड है, ये क्या है? लॉरेंट्जियन फैक्टर है, तो ये किसके बराबर होता है? 1/1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। और ये बीटा क्या है? दिस इज बी ओवर सी सिंपली। और x4 क्या है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सी टी, सी एंड टी। तो x2 डैश x2 के बराबर होगा, x3 डैश x3 के बराबर होगा, और x4 डैश ये फोर्थ कोऑर्डिनेट अब आ रहा है। जहां हम टाइम देखते थे पहले, अब वहां पे हम x1 और x4 का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं विद टू कांस्टेंट्स, वन इज द थीटा, अदर इज गैमा। तो ये हमारे पास x4 डैश आ गया इस तरह से। अब ये x4 और ये x1 ये किसको रेफर कर रहे हैं? ये उस सिस्टम को रेफर कर रहे हैं जो बिफोर रोटेशन था। और ये x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश ये डैश वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस किस सिस्टम को रेफर कर रहे हैं? ये उस सिस्टम ऑफ एक्सिस को रेफर कर रहे हैं जो रोटेशन के बाद थीटा एंगल के थ्रू जब हमने रोटेशन करवाई है उस सारे सेट ऑफ एक्सिस को, तो उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना ये उनको रेफर कर रहे हैं। तो ये आपस में अब हम रोटेशन के बाद के कोऑर्डिनेट्स और रोटेशन से पहले के कोऑर्डिनेट्स उनको हमने रिलेट करवा दिया है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो गैमा है वो कोसाइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई ले लेते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ गैमा एंड बीटा है उसको साइन हाइपरबोलिक फाई ले लेते हैं। अगर ऐसा ले लें जहाँ जहाँ हमें गैमा बीटा नजर आ रहा है वहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फाई प्लेस करें, और जहाँ जहाँ गैमा नजर आ रहा है वहाँ कोसाइन हाइपरबोलिक फाई प्लेस करें। तो ये नई टर्म हमारे पास इस तरह से नई टर्म्स आ जाएंगी, x1 डैश इसके बराबर, x2 डैश इसके बराबर, और x3 डैश इसके बराबर, x4 डैश। अब ये यहाँ पे जो चार कोऑर्डिनेट्स हमें नजर आ रहे हैं ना, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, इनको कहते हैं दीज आर 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम सिस्टम, और या इसको कह सकते हैं जस्ट 4 डायमेंशनल स्पेस कह सकते हैं आप। तो ये हमारे पास आज का जो ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम था उसको डिस्कस किया है। दैट्स ऑल। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस का सेशन जो है वो